हेलो क्लास। हम पढ़ रहे थे संघवाद। संघवाद में अब हम देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था का गठन। संघीय शासन व्यवस्था क्या है इसको हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब देखें कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखें, दो तरीके से संघीय शासन व्यवस्था का गठन मुख्य रूप से किया जा सकता है। पहला है दो या अधिक राष्ट्रों का एक साथ आकर संघ बनाना, जिसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। कमिंग टुगेदर। और बड़े देश को राज्यों में बांटकर संघ बनाना, ये दूसरे तरीके का है जिसे हम होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। अब ये कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंसेस क्या है? दोनों संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये समझें। पहला, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, दो या अधिक राष्ट्र अपनी इच्छा से साथ मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है कि छोटे छोटे देश वो एक साथ आकर के, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे देश हैं अकेले वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक ही भौगोलिक स्थिति में बसे छोटे छोटे देश अगर एक साथ आकर के एक संगठन बना लेते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं और बाह्य सुरक्षा से अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, खतरों से सुरक्षित कर पाते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते हैं, दो या अधिक राष्ट्र अपनी इच्छा से साथ मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। कई राज्यों का एक यूनियन जो है वो अमेरिका है। अपनी संप्रभुता को एक साथ करते हैं और अपनी संस्कृति की पहचान भी बनाए रखते हैं। ये देश जो छोटे छोटे देश हैं वो अपनी संप्रभुता को तो एक साथ कर लेते हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं कि हमारे बीच कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं होगा। एक वो संप्रभु हैं, लेकिन अपने संस्कृति को भी, वो सांस्कृतिक पहचान को भी साथ साथ वो बनाए रखते हैं। क्लियर? संप्रभुता को साथ साथ करने का मतलब कि एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन साथ में अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखेंगे। प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं यहाँ पर कमिंग टुगेदर में, जहाँ पे एक साथ जब मिल करके वो आते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो छोटे छोटे राज्य हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, मीन्स उनको डिसीजन लेने की पूरी छूट है, और साथ में आकर के किसी दूसरे देश से हमें रिश्ते कैसे रखने हैं, दूसरे देश से समझौते क्या करने हैं, उसको हमें क्या डोनेट करना है या वहाँ से क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ये सारे डिसीजन तो संगठन लेता है। लेकिन आंतरिक मामलों में या फिर ये राज्य स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी बात पूरी तरीके से रख सकते हैं। मीन्स केंद्र की तुलना में राज्यों को अधिक ताकत मिली हुई होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश। ये देशों के संघ, ये एग्जाम्पल हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधताओं के अनुसार राज्यों का गठन करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा देश भारत भी है। तो देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि हम, क्योंकि भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आंतरिक विविधताओं के अनुसार राज्यों का गठन कर दिया जाता है। भारत, इसके 28 राज्य और बाकी यूनियन टेरिटरीज, इनके साथ इन्हें बांटा गया है। राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। होल्डिंग टुगेदर में यह व्यवस्था अपने यहाँ है कि राज्य और केंद्र, केंद्र के बाद फिर राज्य, राज्य के बाद फिर स्थानीय सरकार, इस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसमें केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक ताकतवर होता है। यहाँ पर राज्य केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर में या जब बड़े देश राज्यों में बैठकर संघ बनाते हैं तो यहाँ पर केंद्र ज़्यादा ताकतवर है राज्यों की तुलना में। और इसकी उदाहरण भारत, बेल्जियम और स्पेन है। बेल्जियम जो कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, वो देश, वो भी जो है का है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है। अब भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है और उसके एक एक करके हम एक एक पॉइंट, ये सातों पॉइंट हम चेक करेंगे जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। देखें कि शासन के 2 से अधिक स्तर हैं या नहीं भारत में। बिल्कुल, केंद्र सरकार है, उसके बाद फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकारें हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी अभी स्थानीय सरकार का पंचायत चुनाव हुआ, गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव, फिर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिले स्तर पे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसको आपने ध्यान से समझा होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ 3 स्तर की या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। ये
पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अलग अलग क्षेत्राधिकार, इनके केंद्र का क्षेत्राधिकार अलग, राज्य का क्षेत्राधिकार अलग और स्थानीय सरकारों का क्षेत्राधिकार भी अलग है। स्थानीय सरकार गांव स्तर पे, खंड स्तर पे, जिले स्तर पे, नगर पालिका, नगर निगम अपने क्षेत्र में काम करते हैं। राज्य सरकार जो है वो पूरे राज्य के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि केंद्र सरकार केंद्र की व्यवस्था देखती है, पूरे देश की व्यवस्था को देखती है। इसलिए क्षेत्राधिकार सभी के भिन्न भिन्न है। संविधान में स्पष्ट रूप से विधायी अधिकारों का विभाजन है। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान में सभी अलग अलग सरकारों की क्या शक्तियाँ होंगी, क्या अधिकार होंगे, क्या क्षेत्राधिकार होंगे, ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। और इसको हम किस तरीके से देखें कि सूची के माध्यम से हमारे संविधान में ये दर्शाया गया है कि किन किन विषयों पर केंद्र नियम बनाएगा या फिर कानून बनाएगा, किन किन पे राज्य की जिम्मेदारी होगी और किन में राज्य और केंद्र दोनों की होगी, और फिर अवशिष्ट विषय एक एक करके इन्हें समझें। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, ऐसे 100 विषय केंद्रीय संघ सूची में हमारे यहाँ संविधान में दिखाए गए हैं या दर्ज किए गए हैं। अब इसमें मुद्रा का आपने देखा कि अभी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को मार्केट्स में बंद कर दिया और फिर से नए नोटों का मुद्रण किया, जिससे कि एक सुरक्षा की गारंटी बता करके सरकार ने कि जिससे कि ब्लैक मनी रोकी जा सके, उसका सर्कुलेशन देश में रोका जा सके। इस तरीके के मामलों में संघ सूची में ये विषय दर्ज हैं जिनमें केंद्र सरकार को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने की बात है कि जब हमारा संविधान बना उस समय संघ सूची में कुल 97 विषय थे, लेकिन अब मौजूदा समय में 97 के बाद 99 और मौजूदा समय में कुल 100 विषय संघ सूची में दर्ज हैं। उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्यों को क्या अधिकार होंगे, किन किन विषयों पर राज्य को निर्णय लेना होगा। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे कुल 61 विषय, 61 विषयों पर डिसीजन लेने का, नीतियां बनाने का काम राज्यों के जिम्मे है। ये हमारे संविधान में राज्य सूची में ये विषय दर्ज हैं। और ये एक चीज़ ध्यान देने की कि जब संविधान बना उस समय कुल 66 विषय थे राज्य सूची में, जिनमें से 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ऐसा लगा कि जिस पे केंद्र और राज्य दोनों को डिसीजन लेना चाहिए, तो उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची को देखें कि यहाँ पर ऐसा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके नियम या नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन अगर आपस में कोई विवाद हो तो केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम या केंद्र की बात को ही माना जाएगा। मीन्स ज़्यादा शक्तियाँ किसको हैं, केंद्र सरकार को हैं। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे 52 विषय हमारे राज्य सूची में हैं। जब संविधान बना उस समय कुल 47 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन जो 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए तो ये मिला करके ये 52 हो गए। 52 विषय वर्तमान में राज्य समवर्ती सूची में दर्ज हैं। इसमें गोद लेना ये है कि किसको, कोई भी व्यक्ति अगर पेरेंट्स हैं, माता पिता, तो वो संतान ना होने पर किसको गोद ले सकते हैं, ये कानून समवर्ती सूची में बनाया गया है। ऐसे ही उत्तराधिकार का कि पिता के रहते या पिता की मृत्यु के बाद उसके प्रॉपर्टी में, उसकी संपत्तियों में किनका अधिकार होगा। अभी जल्द ही ये डिसीजन आया है कि पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इस तरीके के नियम समवर्ती सूची में दर्ज हैं और विषय, और ये दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस पे कानून बनाते हैं। अब बाकी आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय से अर्थ ये है कि जब संविधान बना उस समय जितने भी विषय उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में थे वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दर्ज कर दिए गए। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि 70 साल हो गए, तो जैसे जैसे नई चीज़ें आती जाएंगी उस पर जो विषय बनेंगे या इनमें से कोई विषय छूट गया तो शेष विषय अवशिष्ट सूची में आएंगे और अवशिष्ट सूची पे सारा डिसीजन लेने का केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व मिलेगा। जैसे आप देखें कि कंप्यूटर संचार क्रांति अब ये नया आ गया, जब संविधान बना उस समय नहीं था। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इन सब पे नियम और कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। 3 बातें डिस्कस हो गई। चौथा, अकेले संसद संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव नहीं कर सकती। ये भी
संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता है कि सिर्फ संसद ही कोई बदलाव नहीं कर सकती, बल्कि संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन में 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित हो और सभी राज्यों के आधे से ज़्यादा राज्यों के सरकारें या सदस्य उससे सहमत हों, तब वो कानून बन सकता है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 15 राज्यों की सरकारें या 15 राज्यों के सदस्य इससे सहमत हो, तब वो व्यवस्था कानून में परिवर्तित हो सकती है। अगर कोई विवाद है तो विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यों के बीच, 2 राज्यों के बीच या फिर राज्य और केंद्र के बीच जो भी अगर विवाद होते हैं तो उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय उस मुद्दे को की व्याख्या करता है कि संविधान सम्मत क्या बात है, किसके लिए कौन सी बात जिम्मेदार है केंद्र और राज्य में, और उसके द्वारा लिया गया डिसीजन ही लोगों को मानना होता है। राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार राज्य और केंद्र सभी को, अब देखिए कि जैसे जो ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तो वो अपने खनिज से टैक्स लेते हैं। जो तटीय राज्य हैं वो अपने पोर्ट से टैक्स कलेक्ट करते हैं, बंदरगाहों से। ऐसे ही राज्यों को कलेक्ट करने का अधिकार है और केंद्र सरकार को भी राजस्व कलेक्ट करने का अपना उनका दायरा है। ये सब कुछ संविधान में वर्णित है कि कहाँ से किस चीज़ से राज्य अपना राजस्व इकट्ठा करेगा और केंद्र कहाँ से इकट्ठा करेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे राज्य सूची में कृषि और सिंचाई है, तो राज्य को अधिकार है कृषि पर, और सिंचाई पर कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी। संघीय शासन के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी देखना है कि संघीय शासन व्यवस्था अगर है देश में तो क्या ये दोहरे उद्देश्य उसके पूरे हो रहे हैं, क्या वहाँ की एकता सुरक्षित है। तो जी हाँ, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और 1947 देश आज़ाद होने के बाद से आज तक ये एकता सुरक्षित है, किसी प्रकार का भारत में विभाजन नहीं हुआ है। और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, ये भी स्पष्ट है कि भाषा के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे, कल्चरल आधार पे, रिलीजियस आधार पे सभी को बराबर सम्मान मिलता है हमारे देश में, या ऐसे देश जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। बेल्जियम में भी आपने देखा, चाहे 1% जर्मन भाषी लोग थे, उनके लिए भी उनकी अपनी सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार था। इस प्रकार से हम देखें तो ये संघीय शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, जिसके विभिन्न चरणों को हमने एक एक कर समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।